ये शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। कितनी अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। कितनी अच्छी होती, तो बहुत अच्छी होती है। बहुत कितनी अच्छी होती, बहुत की कोई लिमिट नहीं होती बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या है ये, तुमने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट डैश सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेले बंदे का, एक अकेला बंदा जो बिजनेस करता है, तुमने उसका ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट बनाया होगा, है ना। पर यही काम यदि किसी कंपनी के लिए करना है तो कंपनीज एक्ट ने तुमको, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल पार्ट 1 शेड्यूल 3 कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, ऑब्जेक्टिव में आ जा सकता है कि कंपनीज एक्ट के किस पार्ट में या फिर किस शेड्यूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है ना। कुछ भी हो सकता है। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में क्या दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट से दिए गए हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये तो बताओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एक एक चीज सब डिस्कस करेंगे। और क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चीज क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल डिफिनेशन क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा किसने बोला, ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 1 और शेड्यूल 3 ने बोला, है ना। ऐसा किसने बोला, तो ऐसा इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें आएंगी। अच्छा सर कुछ और भी आता है, तो हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट भी आती है। अच्छा ऑडिटर कौन और डायरेक्टर कौन, तो कंपनी में होते हैं ऑडिटर जो कंपनी की ऑडिट करता है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पूरी की पूरी बैलेंस शीट मतलब ये सब बना लेती है कंपनी, फिर इसको चेक करता है कि क्या कंपनी ने सही बनाया है या नहीं, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटर। डायरेक्टर तो वो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, जो डिसीजन मेकिंग कंपनी की करता है, वो बंदा कंपनी का डायरेक्टर कहलाता है। सफ़र चलता रहेगा, 10-15 दिन हम इसके लिए देंगे। जब भी हमें संडे मिलेगा हम एक मैराथन क्लास लेकर के जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इसलिए शुरू किया है अपन ने ताकि तुम्हारा प्रोजेक्ट का काम हो जाए, बराबर है। तो ये तुम्हारी चीज़ें क्या आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक चीज़ का फॉर्मेट देखते हैं कि क्या कौन सी चीज़ कैसे बनती। याद रखना क्योंकि 2 चैप्टर इस फॉर्मेट पर ही बेस्ड हैं। हटा दूं, लिख रहा हो, लिखो, जल्दी लिख लो जिसको लिखना है। अदरवाइज YouTube पर अपलोड करके लिंक भेज दूंगा तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो, या जैसा चाहते हो वैसा कर लेना, ठीक है। हटा दूँ आप, हाँ सर YouTube का समझ में आया ना तो मज़ा आ गया सर।
देखो स्मार्ट लग रहा हूं ना मैं, आई लाइक रेड। चलो क्या बताओ, तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनती है बैलेंस शीट, अच्छे से ध्यान रखना। शेयर से जब शुरू करेंगे तो वहां भी काम आएगी, है ना। ओके सर, वो बैलेंस शीट तो बहुत अच्छी बनती है, हाँ, खराब क्या बनता है। पर्टिकुलर नोट और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले यहां पे हेडिंग जो लिखना है वो लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरी चीज लिखना है, नहीं ऐसी बातें नहीं करेंगे यार अपन, एसेट से नहीं बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इसमें पहला आइटम क्या आता है, इसमें पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल का बनेगा बेटा नोट नंबर 1, ठीक है। कैसे बनेगा नोट नंबर 1, यहां समझ में नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। उसके बाद दूसरी चीज रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसका आएगा नोट नंबर 2, अमाउंट यहां लिखेंगे। वहां पे मैंने लिखा था ना नोट्स टू अकाउंट्स, किसी ने नोट किया तो मैंने वहां लिखा था नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर है ना। मतलब तुम्हें डिटेल कि ये शेयर कैपिटल जो तुम यहाँ अमाउंट लिख रहे हो, ये अमाउंट कैसे आया, है ना, वो कहाँ बताओगे तुम, नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या शामिल होता है, कितने टाइप के रिजर्व होते हैं, कितने रिजर्व तुम्हारे पास है, जिन ने पार्टनरशिप पढ़ी है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना, कंटिजेंसी रिजर्व, तो जितने भी रिजर्व हैं उनकी सबकी एक लिस्ट बनेगी और यहाँ पर सिंगल अमाउंट आएगा। नोट नंबर से ढूंढ लेना कि नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, जाके नोट नंबर 2 में देख लेना रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आइटम होते हैं, ठीक है। फिक्स है 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ये 2 चीजें होती हैं इसमें बस। उसके बाद सेकंड हेडिंग डलती है, और सेकंड हेडिंग का क्या नाम है, नॉन करेंट लायबिलिटी। और नॉन करेंट लायबिलिटी का क्या है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी वो उधारियां जिनका पेमेंट 1 साल से ज्यादा में करना है। 1 साल से ज्यादा में जब हमको पेमेंट किसी का देना है तो नॉन करेंट लायबिलिटी होती है, या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको तुम कह सकते हो। उसके बाद इसमें और क्या आता है, इसमें एक चीज और रह गई मेरे से लिखना है यहाँ पे, यहाँ पर एक और आइटम आता है जिसको बोलते हैं शेयर सबकी बुक में लिखा हुआ है, सबके फॉर्मेट सबकी बुक में लिखा हुआ है ना, गधा वाली की कोई जरूरत नहीं, बस एक बार मैंने तो एक्सप्लेन करना है इसलिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है।
अच्छा, जब भी तुम ये बनाओगे ना, तो यहाँ पे जो डाटा लिखोगे वो 2 साल का लिखोगे, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर मतलब अभी करंट ईयर क्या चल रहा है, एक करंट ईयर का लिखोगे और एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होगा बेटा 18-19 और करंट ईयर है 19-20, 31 मार्च 2020, है ना, ठीक है, ऐसा लिखोगे। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद तुम लिखोगे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, यहां पर नेट लिखोगे। देखो, डिफर्ड टैक्स एसेट भी होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी होती है ना। यानी यदि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट बड़ा है तो डिफर्ड टैक्स एसेट को माइनस कर दोगे, जो बचेगा यहां पे सिर्फ नेट लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और तीसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अच्छा, प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं? तो तुमने 11th क्लास में डिप्रिसिएशन नाम का चैप्टर पढ़ा, और उसके बाद एक चैप्टर था थ्योरी का, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। नहीं यार, मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, थ्योरी पढ़ाई थी मैंने। प्रोविजन और रिजर्व क्या होता है, तो देखो, रिजर्व क्या होता है और प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन वो रिजर्व होता है, प्रोविजन वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट में से निकाल करके एक अलग रख दिया जाता है, जिसमें लायबिलिटी नोन हो। लायबिलिटी नोन हो यानी जो लायबिलिटी आप जानते हो कि हाँ ये लायबिलिटी है। प्रोविजन का क्या मतलब है, प्रावधान, हिंदी में प्रोविजन को हिंदी में बोला जाता है प्रावधान। तो जब आपको फिक्स मालूम है कि ये लायबिलिटी होगी, अमाउंट कितना लगेगा ये बात की बात है, तो वहां बनता है प्रोविजन। और जब आपको ये ना मालूम हो कि कितना अमाउंट बनेगा और कौन सी लायबिलिटी आएगी, तो उसके लिए क्या बनता है, रिजर्व। जब आपको मालूम हो कि कितना अमाउंट खर्च होने वाला है, तो उसके लिए क्या बनता है, प्रोविजन। और जब आपको मालूम ना हो कि कितना अमाउंट लगेगा, सर्टेनिटी ना हो, अनसर्टेन हो, तो फिर वहां पर क्या बनता है, रिजर्व, ठीक है। स्वागत है आपका। आधे घंटे लेट आने के लिए मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूं। आगे बढ़े। ये भी देखो बेटा, टाइम पे जो आ जाता ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग समझते हैं कि फुर्सती आदमी है, पगला आदमी है, और जो लेट आता है अच्छा था, सबकी नज़रों में फेमस हो जाता है वो आदमी। देखो, अच्छी पॉलिसी है, ग्रेट। थर्ड, तीसरा है करंट लायबिलिटी। कल से सारे ही लेट आना शुरू हो जाएंगे, बोले मोटे बहुत रिकॉग्नाइज करता है, ले, है ना। कल से मैं ऑफिस का गेट बंद कर दिया करूंगा। आओ, है ना, तड़पाना शुरू कर दिया ना, तो देखो, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर बना के टाइम क्यों खराब कर रहे हो, एक बार मैं बना दूं, देख तो लो। कॉपी में जो लिखा है बुक में वो तो तुम देखोगे ही नहीं। ट्रेड पेबल्स। तीसरा है अदर करेंट लायबिलिटी, CL छेदी लाल। D शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। तो ये ऐसा अमाउंट तुम 2-2 साल का लिख दोगे। गिरे हुए मार्कर, तेरे को भी सलाम कर दूंगा एक दिन। चल,
निकल गया क्या? लगा है माइक। देखो, तो ये लायबिलिटी तरफ का कॉलम हुआ है जो तुम अभी पार्टनरशिप में पढ़ रहे थे ना। पार्टनरशिप में तुमने पढ़ा है। तो बैलेंस शीट बनाने के भी दो तरीके होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक आड़ा और एक खड़ा। ये जो है ये क्या है? वर्टिकल है। ये वर्टिकल ही है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट, और ये स्ट्रेट बनता है सीधा। इसी के नीचे कंटिन्यूटी में तुमको क्या लिखना है? एसेट। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, है ना, पर शुरुआत इसके नीचे से ही होएगी। तुम्हारी कॉपी में यदि लिखते हो, तुम नोट करते हो, तो कंटिन्यूटी में ही लिखना, बगल में मत लिखना। भाई जिनने 11th पढ़ी है, जिनने 12th में भी पार्टनरशिप पढ़ी है, उनने बैलेंस शीट कैसे बनाई? ऐसे आड़ी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ये ऐसी वाली बनाई ना अभी तक? ऐसी वाली नहीं बनाई, तो ऐसी नहीं बनानी अपने को। अपने को कैसी बनानी है? कंटिन्यूटी में, वर्टिकल। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बैलेंस शीट के कितने फॉर्मेट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो होते हैं। ठीक है। अब यहां पर बात होती है कि शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है। कैसे मालूम सर? मालूम, मेरे को मास्टर आदमी हूं मैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं सर? शेयर कैपिटल जब चालू करेंगे जब बताऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व बहुत तरह के होते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कितने भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट, जितनी भी सारी चीजें आती। अच्छा, 2-4 पेज पलटोगे तो नोट्स टू अकाउंट्स दिया होगा और वहां पे खोल खोल के दे रखा है हर एक आइटम। ये सारे आइटम जितने भी अपन ने काले से लिख रखे हैं ना, ब्लैक कलर से, वो सारे खोल खोल के दिए होंगे, बस तुम 1-2 पेज पलट लो बस। ठीक है। वहां से तुम इनकी डिटेलिंग देख लेना किसमें क्या आता है। 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता ही आता है और एग्जाम में पूछते क्या है वो सुनो। एग्जाम में वो तुमको कुछ आइटम के नाम लिख देंगे और बोलेंगे इनके हेड और सब हेड बताओ। क्या बोलेंगे वो? इनके हेड और इनके सब हेड बताओ। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, ये क्या है? सब हेड है। जो मैंने ब्लू से लिखा है वो क्या है? ये हेड है, ये हेड है। गलत बोल गया क्या फिर से? ये जो ब्लू से लिखा है ये क्या है? हेड। और ये जो ब्लैक से लिखा है वो ऐसा कुछ है क्या? दैट्स ग्रेट। ये जो है ना ये हेड है, और ये जो ब्लू ब्लू है पानी पानी, ये क्या है? सब हेड है। मतलब वो तुम्हें यहां लिखेगा क्रेडिटर। क्या लिखेगा वो? क्रेडिटर। तुमको मालूम होना चाहिए क्रेडिटर ट्रेड पेबल में आते हैं। ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती है, बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर। बिल्स पेबल और क्रेडिटर 2 चीजें कहाँ आते हैं? ट्रेड पेबल में। कैसे मालूम पड़ा? नोट्स टू अकाउंट्स चेक करोगे ना 1-2 पेज पलट के, तो वहां पे लिखा होगा। फिर तुमको लिखा उनने कंटिजेंसी रिजर्व, इसका हेड बताओ और सब हेड बताओ। तो कंटिजेंसी रिजर्व का हेड क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सब हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। नहीं सर, इसमें दिया हुआ है मेजर हेड शेयर होल्डर फंड और सब हेड रिजर्व। अच्छा, ऐसा। मैं तुम्हें एक और फॉर्मेट भेज दूंगा, 3 पेज का है, वैसे मैंने भेज रखा है। 3 पेज का है, मैंने भेज रखा है। उसमें पूरा बाइफर्केशन है। मेजर हेड, थोड़ा सा तरीका आप बदल लिया है, एक्चुअल में मेरी भी गलती नहीं है। समस्या ये थी कि 2 साल भर पहले तक वो हेड और सब हेड ही पूछते थे पहले। अब वो क्या पूछने लग गए? मेजर हेड और सब हेड। ठीक है। तो मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। और सब हेड क्या है? शेयर कैपिटल या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। और ये वाले जो चीजें हैं ये क्या है? सब हेड। दिस इज सब हेड एंड दिस इज मेजर हेड। ठीक है। इनके अंदर की चीजें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी सर, हम नहीं पढ़ सकते। तो 3 पेज का मेरे पास एक फॉर्मेट है जो मैं तुमको भेज दूंगा, तुम उसको पढ़ लेना।
लग जाएगा। 4 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आता ही आता है, आता है मतलब आता ही आता है, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, कोई भी हो, सब में 4 नंबर का ही आता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, 4 चीजें लिख देगा और ये पूछ लेगा हेड, मेजर हेड और सब हेड बताओ। तो यदि ये फॉर्मेट तुमको याद है तो 4 नंबर पक्के, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब ये तो क्या हो गया लायबिलिटी साइड। अब क्या है एसेट साइड। तुम बगल में नहीं लिखोगे, कंटिन्यूटी में लिखोगे, अपने पास जगह नहीं है इसलिए इधर। यहां से सेकंड हेडिंग क्या जाएगी, एसेट। एसेट में आप क्या लिखोगे, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट में क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट। एक नोट का है और एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, फिक्स्ड एसेट। इसमें भी क्या आता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिक्स्ड एसेट भी। हाँ, यानी इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट, इन्वेस्टमेंट में भी क्या होंगे, नॉन करेंट। और तीसरा क्या आता है, करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट में क्या आता है, बाकी तो तुम्हारे कॉप बुक में फॉर्मेट दिया हुआ, तुमको वहां से देखना है, मैं तो मेन चीज बात कर रहा हूं बस। इसमें क्या आता है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री के बाद तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स प्लस, ताली बजाओ यार बंदे के लिए यार, मत बजाओ। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, आज की क्लास बोरियत लगेगी क्योंकि कुछ खास है नहीं इसमें, बस बैलेंस शीट है और उसके फॉर्मेट है और उसके कंटेंट है। यानी आज का लेक्चर बोरियत है, लेकिन सिर्फ 4 नंबर का है 80 में से, बराबर है। और क्या क्या होता है देख लेते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है ये समझते हो। टेंजिबल मतलब वो है, फिक्स्ड एसेट मतलब पहली बात तो ये जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी तुम्हारे बिजनेस में, वो लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल से ज्यादा, है ना। जैसे अपन ने बेंच खरीद ली और बेंच अपनी 8-10 साल की हो चुकी है बेंच, है ना, बर्थडे अड्डे मना लेंगे किसी दिन, है ना, केक केक काट लेंगे, तलवार लेके आऊंगा सर में, नालायक। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो लॉन्ग टर्म यूज होती है। बोर्ड 2011 में लिया था मैंने, 9 साल का हो गया है। अगस्त नहीं, जुलाई अगस्त में इसका बर्थडे आता है ना। फिर केक केक काटेंगे अपन, तलवार अलवार ले आना, ठीक है, नालायक, बराबर है जो लॉन्ग टर्म। उसके बाद टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसका फिजिकल शेप साइज हो, जैसे बेंच है, बोर्ड है, दीवारें हैं, पंखे हैं, इनका सबका फिजिकल शेप साइज है, इनको तुम देख सकते हो, छू सकते हो। तो ये क्या है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इनटेंजिबल मतलब वही जिसको तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे हमारे पाटीदार जी करते हैं। इनटेंजिबल मतलब वो एसेट, वो प्रॉपर्टी या वो राइट जो तुमको दिखाई सुनाई नहीं देता, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर होती है। एक ऐसी एसेट जो ना होके भी हो, वो क्या कहलाती है, इनटेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। गुडविल क्या होती है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी
गुडविल का मतलब होता है हमारा नाम चलता है, सिर्फ हमारे नाम की वजह से आते हैं। अच्छा सर आपका नाम चलता है, आपके सर ये तो आप दिख रहे हो तो मेरे से लेना देना नहीं मेरे नाम से, सर उसको लिख देते उसका भी एक सेप है। नहीं रे भावुक मत हो, फेफड़े पे मत ले। नाम चलने का मतलब लोग सिर्फ मेरे नाम की वजह से आते हैं। तो कोई भी ऐसा दुकानदार है, जैसे तुम बोले सर 56 जाएंगे, नाश्ता करने की बहुत इच्छा हो रही है और उसके यहाँ छोले भटूरे खाएंगे, जॉनी हॉट डॉग के यहाँ ही गरम कुत्ता खाएंगे आज तो जॉनी हॉट डॉग के यहाँ ही क्यों जा रहे हो? फेमस है, उसकी गुडविल है, उसका नाम चल रहा है ना? सिर्फ उसके नाम की वजह से तुम वहां जा रहे हो गरम कुत्ता खाने। मोहल्ले में ही पूछ के निपटा दो। तो ये क्या है, नाम की वजह से यदि कोई तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, तो गुडविल है वो तुम्हारी। ठीक है, कॉपीराइट बुक लिख दी, उसके पैसे मिल रहे हैं, बच्चन साहब को मिले थे ना बागवान में वो। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिनको तुमने 12 महीने से ज्यादा के लिए खरीदा है ना, 12 महीने हो गए, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 36 महीने बाद बेचोगे, पैसे कमाओगे, तो इन्वेस्टमेंट कैसे? नॉन करेंट है। करेंट का मतलब क्या है? जिनका पेमेंट साल भर के अंदर 12 महीने के अंदर हो जाएगा, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर हो जाएगा, वो क्या कहलाते हैं? करंट एसेट। अच्छा सर, ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट एसेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। यदि तुम्हारा कोई ऐसा डेटर है जिसका पेमेंट 12 महीने में नहीं होगा, तो वो फिर क्या होगा? करंट उसमें नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नॉन करंट में जाएगा। टेंजिबल में जाएगा, इंटेंजिबल में जाएगा, ये बात की बात है ना? उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, एग्जाम में नहीं आता ऐसे पगले जैसा क्वेश्चन, बराबर है? हाँ, तुम्हें यहाँ पर खोलना पड़ेगा टेंजिबल इंटेंजिबल को, क्योंकि वो हो सकता है तुमको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट कुछ भी दे दे और उनका हेड पूछ ले। लूज टूल्स, लूज टूल्स किस में आते हैं? इन्वेंट्री में आते हैं, करंट एसेट में आते हैं लूज टूल्स, है ना? एग्जाम में आ जाता है कि लूज टूल्स लिख देगा और पूछेगा उसके हेड बताओ, मेजर हेड और सब हेड। ठीक है, फिक्स है, अच्छे से फॉर्मेट याद कर लेना, 1-2 पन्ने पलटोगे तो इनके अंदर की चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। जैसे अगला ही पेज पलटोगे तो वहां पे लिखा है शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऐसा करके बहुत सारा लिखा होगा। उसके बाद सब्सक्राइब्ड में भी फुल्ली पेड, पार्सली पेड लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा पेज पलटोगे तो, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बाद। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जाओगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया रहेगा तुमको? बहुत सारे रिजर्व के नाम दिए रहेंगे। कौन कौन से रिजर्व? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर्स ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, ऐसे करके तुम्हें 6-7 नाम मिलेंगे। उसके बाद फिर और आगे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L भी कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब ये है कि तुमने शेयर एप्लीकेशन मनी ले ली और उसके लिए से उसके बदले शेयर अलॉट नहीं किए हैं, ये पॉइंट छोड़ देना, ये वाला। इसको हम जब कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे शेयर कैपिटल तो वहां पर समझ लेंगे डिटेल में। अभी खाली तुमको सिर्फ नाम याद रखना और कुछ करना नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। ठीक है, अब एक चीज होता है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि वो साइकिल जो ऑपरेटिंग के काम आती। तो ऐसी कौन सी साइकिल है जो ऑपरेटिंग के काम नहीं आती है? सारी साइकिल आती। मैंने एक खरीदी थी, मैं चलाता नहीं हूं यार उसका। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब साइकिल नहीं है, नालायक, वो बाइसिकल होता है। देखो, चलो ऑपरेटिंग साइकिल,
ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि वो टाइम पीरियड जिसमें तुमने कैश को कैश में कन्वर्ट कर लिया। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें तुमने कैश को कैश में कन्वर्ट कर लिया। सर ये क्या बात हो गई? तो देखो, ये तुम्हारे पास कैश है, तुमने रॉ मटेरियल लिया, उस पर वर्क इन प्रोग्रेस किया, तुमने उसको फिनिश्ड गुड में बदला, फिर तुमने बेच दिया, तो क्या बने तुम्हारे डेटर। डेटर से तुमने पैसे ले लिए। ये पूरी प्रोसेस में जो समय लगा वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग साइकिल। और यदि तुम्हारा कोई डेटर और क्रेडिटर ये 12 महीने से कम का हो सकता है, ये 12 महीने से कम का हो सकता है, तो ज्यादा का भी हो सकता है। मैंने बोला ना हो सकता है, ऐसा बोला क्या? होता है, ये तो नहीं बोला ना। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जितनी चीजें आ जाएंगी वो सब क्या है? करंट है, और नहीं तो क्या है? नॉन करंट है। अच्छा सर, मान लो सर किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का है, तो फिर मैक्सिमम 12 महीने देखना है, ये डिसाइड करने के लिए कि वो करंट है या नॉन करंट है। करंट है या नॉन करंट है डिसाइड करने के लिए तुम्हें क्या देखना है? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें तुम्हें कैश को कैश में कन्वर्ट करने में समय लगा। कैसे लगा? तुम्हारे पास नकदी है, जेब में 10 रुपया, खाले कटिंग पीले भजिया, तो ये 10 रुपए लेके गए तुम, रॉ मटेरियल ले आए। 2-4 दिन तो लगे होंगे खरीदने में, रॉ मटेरियल देखा होगा, मार्केट ढूंढा होगा कि कहीं सस्ता मिल जाएगा क्या। 2-4-10 दिन यहाँ लग गए। फिर तुमने उसमें वर्क इन प्रोग्रेस किया, बनाया, उसको बना के फिनिश्ड गुड तो बनते से बिक गया क्या? नहीं, 2-4-10 दिन तो रखा रहा होगा, मार्केटिंग की होगी तुमने। ऐसा करते करते मान लो इसमें तुम्हारे हो गए 6 महीने। तो 6 मंथ में जो चीज आ जाए वो क्या है? करंट है, और इसके बियॉन्ड चली जाए तो वो क्या है? नॉन करंट है। अच्छा सर, मान लो सर इसमें प्रोसेस में लग गए हमको 14 महीने, तो फिर क्या देखना है? मैक्सिमम 12 महीने। यदि 12 महीने में फिर मैक्सिमम तुम्हारी रिकवरी हो जाए या पेमेंट करना पड़े तो फिर तुम्हारा क्या है? वो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट। यानी ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हें करंट और नॉन करंट डिसाइड करने के लिए क्या कहता है कि तुम्हें एक पहले तो ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन की है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैश को कैश में तुम कितने दिन में कन्वर्ट कर लेते हो। यदि ये 1 साल से कम में है तो जो तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल है वो डिसाइड करेगी कि ये करंट है या नॉन करंट है। ठीक है, अब ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बता दो, ये आ गया क्या ऑपरेटिंग साइकिल? सब शांत हो गए, साला कुछ पूछ नहीं ले यार। बस इतना ही पूछूंगा कि समझ में आ गया क्या, हाँ या ना? हाँ, तो यदि इतने में कवर होता है तो वो करंट में आएगा, नहीं तो नॉन करंट में चला जाएगा। कब? जब तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम की होगी। 12 महीने से ज्यादा की है तो फिर मैक्सिमम क्या देखना है? 12 महीने। 12 महीने में फिर जो रिकवरी हो जाए या जिसका पेमेंट करना पड़े वो करंट है, नहीं तो नॉन करंट है। ठीक है, और आगे? हाँ ठीक है, ट्रेड पेबल में बता दिया क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आता है ना। और ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। चलो, कहीं पे मेजर हेड है, कहीं पे मेन हेड है, कहीं पर सब हेड ही है ना। मेजर हेड का भी मतलब मेन हेड है और हेड का मतलब भी मेन हेड ही है। तो मतलब उसको तुम क्या कह सकते हो? मेन हेड, मेजर हेड या फिर हेड, तीनों में से कुछ भी कह दो, एक ही बात है। लेकिन तुम्हारा सब हेड ही रहेगा। ठीक है, ठीक है क्या? बराबर है? आज के लिए इतना काफी है। चाय है सर, चाय।
कॉफी नहीं है। हो गया ना? कि कुछ एग्जाम्पल देखना है? कुछ एग्जाम्पल देखना है क्या? तो देख लो। तुमको क्वेश्चन ने क्या दिया? क्वेश्चन ने लिखा, बोले कि इनके मेजर हेड बताओ और वो बताओ क्या, सब हेड बताओ। क्वेश्चन पहला, बिल्स रिसीवेबल, बिल लिख लेना, बिल्स रिसीवेबल। सुंदरी डेटर्स, तीसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चौथा शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, पांचवा प्रीपेड इंश्योरेंस, और छठा है डिपॉजिट विथ कस्टमर। डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटी है, कस्टम्स अथॉरिटी। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वहां पर होती है कस्ट अथॉरिटी, है कस्टम अथॉरिटी। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती है। बिल्डिंग, इनके तुमको क्या बताना है? मेन हेड और सब हेड। इनका तुम्हें क्या बताना है? मेन हेड और सब हेड। कसम है तुमको वतन वालों, वतन ना बेच देना। बताओ जो अंदर, नहीं यार, ये पेंसिल ले ली, पेन ले लिया, टिफिन ले ली, मेरे पानी की बोतल गिरा दी, ऐसे काम मत करो यार। चलो तो बताओ, बिल्स रिसीवेबल का मेन हेड क्या है? करंट एसेट। और इसका सब हेड क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल, सॉरी रिसीवेबल। सुंदरी डेटर्स का कहीं है ना, हाथ दूसरे पे ही है, तो ये भी वही और ये भी वही, टीआर ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मेन हेड क्या है? नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट कहलाएगा। और सब हेड क्या कहलाएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देख बेटा गुर्जर, शब्दों में ही सारा काम होता है। दो ही शब्द में सिर्फ 4 ही अक्षर आते हैं, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। समझ गया? हाँ, तो ध्यान रखना। फिर अगला क्या है? शेयर इन लिस्टेड कंपनी। ये भी क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट। और यहां क्या आ जाएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। शेयर इन लिस्टेड कंपनी का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है अपनी वाली, उसने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अभी सर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? तो स्टॉक मार्केट तो नाम सुना है? अरे स्कैम वेब सीरीज आई हो तो सबने ही देख रखी है ना? ऐसा रेयर है कि किसी ने नहीं देखी हो। या फिर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में आता तो रहता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, ऐसी न्यूज आती ना, अभी 500 पॉइंट से कल गिर गया था, ऐसी न्यूज आती रहती ना। तो जो स्टॉक मार्केट होता है, यदि उसी का को हैंडल करने के लिए उसका गवर्निंग बॉडी है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तुमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आता है ये 5 से 6 नंबर का। सेबी, इसके फंक्शंस, इसका इम्पोर्टेंस, इसका ऑब्जेक्टिव में से कोई सा एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स से आता ही आता है, बिजनेस स्टडीज में है। तो ये
अथॉरिटी गवर्न करता है स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उस रजिस्ट्रेशन को लिस्टिंग बोला जाता है, लिस्टिंग। तो आप जेन्युइन कंपनी माने जाते हो, यानी एक आप ऐसी कंपनी हो जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की नज़र इसमें है, ये धोखा नहीं देगी, ऐसा माना जाता है। तो ये लिस्टिंग कंपनी का इन्होंने जो लिखा ना, शेयर्स इन या शेयर्स ऑफ, इसका मतलब है कि कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इन्वेस्टमेंट करके रखा है मतलब नॉन करेंट एसेट है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं हमेशा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड में कहाँ जाएगा, करेंट एसेट में आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, अदर करेंट एसेट में। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटीज, कस्टम अथॉरिटी में तुमने डिपॉजिट करके रखा, तो ये क्या है, ये भी क्या है, नॉन करेंट एसेट है। और यहाँ पे क्या आएगा, नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर की। टोटल थ्योरी है, फिक्स है, 4 नंबर में कुछ भी आ सकता है, पर आएगा जरूर, इतनी मेरी गारंटी है। बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट है, और नॉन करेंट एसेट के बाद तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, फिक्स्ड एसेट में भी क्या, टेंजिबल एसेट। उसमें भी तुम क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट में भी क्या लिखोगे, टेंजिबल, क्योंकि वहां पर भी 2 चीजें होती हैं। अच्छा सर, गुडविल लिखी है तो आएगा तो वही नॉन करेंट एसेट, लेकिन यहां पे क्या होगा, फिक्स्ड एसेट डैश इनटेंजिबल एसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से तुम्हें आंसर देना है। 1-2 कुछ और प्रैक्टिस करना है क्या, ये बंद करूं, एक आध और, हाँ एक और ले लो, इसी में बढ़ा देता हूं ना, इसी में और आगे बढ़ा देता हूं कहानी। एक हो गया तुम्हारा चलो, तो एक आया तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। उसके बाद आया तुम्हारा लूज टूल्स, लूज टूल्स। उसके बाद आया तुम्हारा ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क्स। उसके बाद आया तुम्हारा 12वां है ड्राफ्ट इन हैंड। अब ड्राफ्ट इन हैंड क्या होता है, पहले तो ये समझो। ड्राफ्ट अरे ऐसा धक्का मुक्की मत दे यार। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब, लॉन्ग टर्म, यहां क्या गया, नॉन करेंट लायबिलिटी, लेकिन यहां पे क्या आएगा, नॉन करेंट, ऐसा बोलोगे क्या कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर क्या, लूज टूल्स क्या है, करंट एसेट में कहाँ जाएगा, मैं अभी बताया था इन्वेंटरी में जाएगा, ये थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, इन्वेंटरीज में जाएगा। ट्रेडमार्क्स कहाँ जाएगा, नॉन करेंट एसेट में, और यहाँ क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट में कहाँ जाएगा, इनटेंजिबल एसेट में जाएगा। उसके बाद ड्राफ्ट इन में कहाँ जाएगा, कैश इन हैंड, सॉरी करेंट एसेट, और कहाँ जाएगा ड्राफ्ट इन हैंड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डीडी नाम सुना है ना, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट इन हैंड का मतलब यही है, डीडी है ये। और डीडी का लाइफ होता है 3 मंथ का। जिस दिन डीडी बनता है, जैसे चेक में डेट डाल के आज मैंने साइन कर दी, तो इसकी वैलिडिटी सिर्फ कितने दिन की होती है, 90 डेज की।
पहले 6 महीने हुआ करता था, 180 दिन, आजकल 90 डेज होता है। तो चेक इन हैंड है, डीडी लिखा है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट या ड्राफ्ट इन हैंड लिखा है, तो वो कहाँ आता है? करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कोई सा भी आइटम जिसको तुम 90 दिन के अंदर विद इन 3 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। 90 डेज के अंदर यदि किसी आइटम को तुम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो क्या माना जाता है? कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, यहां पर वो लिख दे बैलेंस, बैंक बैलेंस या बैलेंस इन बैंक, तो वो भी कहाँ आएगा? करंट एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही जाएगा। बराबर है, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब खत्म करें इसको। चलो, धन्यवाद, तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं मैं।